वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं स्क्विड गेम सीजन 2 की कहानी को। अगर आपने सीजन 1 नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हूं ना आपके लिए समझाने के लिए। तो दोस्तों, स्क्विड गेम के सीजन 1 में हमने देखा कि 456 जरूरतमंदों को स्क्विड गेम वालों ने 45.6 बिलियन वॉन प्राइज मनी के लालच देकर गेम में पार्टिसिपेट करवाया था। और ये गेम काफी खतरनाक था दोस्तों। गेम के हर लेवल में हारने वाले लोग सिर्फ गेम ही नहीं हार रहे थे, बल्कि अपनी जिंदगी की बाजी भी लगा रहे थे, क्योंकि बिना किसी संकोच के ये पिंक गार्ड्स हारने वालों को जान से मार रहे थे और कुछ तो गेम में ही मारे जा रहे थे। और इस खतरनाक गेम को जीतने वाला था सियोंग, मगर गेम जीतने के बाद भी उसने उन पैसों का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि इस गेम में कितने सारे लोग मारे गए। और इस गेम को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि 001 प्लेयर था, जो काफी ओल्ड था। और मरने से पहले उसने सियोंग को अपने पास बुलाकर सारी सच्चाई बता दी थी कि मैं कोई प्लेयर नहीं बल्कि गेम का क्रिएटर हूँ। मेरे पास इतने ज्यादा पैसे थे कि मैंने दुनिया की हर चीज एक्सपीरियंस कर ली थी, और फिर मेरी लाइफ बोरिंग हो गई थी, इसलिए मैंने इस गेम को क्रिएट किया। इसके बाद दोस्तों, सियोंग ने अपने फ्रेंड डियोक्सु की मॉम को एक बैग पैसे दे दिए। दरअसल डियोक्सु फाइनल गेम में आने के बाद सियोंग को जिताने के लिए खुद को मार चुका था, और सियोंग की एक दोस्त साइबॉग थी, जिसकी मौत भी सियोंग की आंखों के सामने हो गई थी। तो उसका एक अनाथ भाई था दोस्तों, उसे भी सियोंग ने डियोक्सु की मॉम के पास छोड़ दिया था, ताकि ये दोनों एक दूसरे की फैमिली बनकर रहे। एक दिन सियोंग की नजर उसी सेल्समैन पर पड़ी जिसने स्टेशन पर उसे गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कार्ड दिए थे। सियोंग ने देखा कि वही सेल्समैन वही सेम कार्ड किसी दूसरे आदमी को दे रहा है। अब अंजाम तो सियोंग को अच्छे से पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए उसने उस आदमी से वो कार्ड छीन लिया। तो गेम का जो फ्रंटमैन था उसने सियोंग को कॉल करके धमकाया कि तुम अपनी बेटी के पास जा रहे थे ना, अच्छा होता अगर वहीं चले जाते, हमारे काम में इंटरफेयर मत करो। दोस्तों, फ्रंटमैन की धमकी के 3 साल के बाद स्क्विड गेम सीजन 2 की शुरुआत होती है। सियोंग फ्रंटमैन की धमकी से डरा नहीं था, बल्कि अभी तक उनके अड्डे का पता लगाने में बहुत बिजी था, क्योंकि सियोंग नहीं चाहता कि अब और लोग उस खतरनाक और अनह्यूमन गेम में पार्टिसिपेट करें और अपनी जान गंवाएं। अब तक उसने अपने कान के पीछे लगे चिप को भी काट कर निकाल दिया था। वहीं फ्रंटमैन ने भी अपने भाई जुन को अपना मास्क हटाकर चेहरा दिखा दिया, और उसके बाद उसके कंधे पे गोली मार दी थी, जिसके बाद जुन खाई में जा गिरा। और हमें सीजन 1 में लगा था कि उसकी मौत हो गई, मगर नहीं दोस्तों। हॉस्पिटल में रहने के बाद वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है, और उसके बाद उसने वापस से पुलिस ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। पर उसने ट्रैफिक कंट्रोल करने की ड्यूटी ली थी, क्योंकि उसे पता था कि इसमें हम रूल ब्रेक करने वालों को पकड़ सकते हैं और उसे पनिश करके कानून की जीत भी करवा सकते हैं। ये काम बहुत ईजी है और इसमें करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं। अब जुन के चीफ उससे पूछते हैं कि तुम्हें जिसने गोली मारी थी, तुमने उसका चेहरा सच में देखा था या फिर नहीं, और तुम्हें याद भी है कि किसने मारी? तो जुन कहता है कि नहीं। पर दोस्तों, हमें पता है कि जुन झूठ बोल रहा है। उसने सारी असलियत अपनी आंखों से देखी थी, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं होता ना, इसलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझ रहा होता है। और इधर सियोंग ने किम को अपने अंडर काम पे लगा दिया होता है। दरअसल सीजन 1 में किम से ही सॉन्ग ने पैसे उधार लिए थे, और अब उसने किम की उधारी तो चुका दी, साथ ही उसे सेल्समैन को ढूंढने के लिए अलग से पैसे भी दे दिए हैं। और फिर किम अपने पंटर लोगों को सबवे में तैनात कर देता है कि कोई भी आदमी इस तरह की गेम खेलने के लिए कोई कार्ड दे तो उसके बारे में सियोंग को बताना है, क्योंकि अगर हम इस काम में कामयाब हो गए तो सियोंग हमें अलग से 1 बिलियन वॉन देगा। वहीं दोस्तों, जून भी चैन से बैठा नहीं होता। वो भी पार्क नाम के एक मछुआरे के साथ उस मिस्ट्री आइलैंड की तलाश में जाता है। पार्क कहता है कि बताओ जून, आज किस दिशा में जाना है? पिछले 1 साल में तो हम लगभग पूरा समुद्र छान मार चुके हैं, मगर हर बार कभी तूफान आ जाता है तो कभी आंधी आ जाती है, जिस वजह से हमें वापस लौटना पड़ता है। और मुझे तो लगता है कि तुम उस दिन ना बेकार ही बचे, क्योंकि 1 साल से जो हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस आइलैंड को ढूंढने में, वो बेकार ही है। मतलब दोस्तों, लगता है इन्होंने बहुत मेहनत कर ली है पिछले 1 साल में उस आइलैंड को ढूंढने में, लेकिन अभी तक इनके हाथ कुछ नहीं लगा। दूसरी ओर किम नए लोगों को अपनी गैंग में जोड़ रहा होता है और उन्हें समझाता है कि देखो, सबवे में एक मुस्टंडा मस्त सूट बूट पहन के हाथों में पैसों से भरा ब्रीफ केस लेकर आया है। वो हाथों में 2 कार्ड रेड और ब्लू भी लिए हुए है, और अनजान लोगों से दादा कीजी खेलने को कहता है, और जीतने वाले को एक कार्ड देता है जिसमें स्क्विड गेम के साइन बने होते हैं। हमें बस उस चिरकुट सेल्समैन को किसी भी हाल में ढूंढना है। फिर क्या था दोस्तों, सारे टपरी लोग ग्रुप बनाकर निकल जाते हैं उस सेल्समैन की तलाश में, और जिस ग्रुप को वो सेल्समैन मिलेगा ना, उसे 500 मिलियन वॉन देने वाला है ये किम। इसलिए सभी लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं। वो हर सूट बूट वाले आदमी को चेक करते हैं। यहाँ ये लोग पूरे दिन उसे खोजते हैं, और उधर जून पूरे दिन समुद्र में मिस्ट्री आइलैंड को ढूंढने में लगा होता है। और वैसे ये तो इनका रोजाना का रूटीन बन चुका है। कई दिन बीत जाते हैं, पर दोनों में से किसी को कुछ पता नहीं चलता। पार्क तो जून को समझाता भी है कि देखना, किसी दिन तुम्हारे उस मिस्ट्री आइलैंड के चक्कर में ना मैं खुद हिस्ट्री बनकर रह जाऊंगा। देखो, तुम मुझे जहाँ मिले थे ना, वहाँ आसपास सैकड़ों आइलैंड है, और वहाँ पे पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा रहता है। जब खुद तुम्हें नहीं पता कि तुम किस आइलैंड पे थे, तो किसी और को क्या ही पता रहेगा, खासकर मुझे।
तो जून भी कह देता है कि ठीक है भाई, मैं आपसे आपको परेशान नहीं करूंगा। मगर दोस्तों यहाँ पर एक दिन किम जब अपने साथी के साथ स्टेशन पे होता है तो उससे वो सेल्समैन दिख जाता है, वो भी एक आदमी के साथ दादा कीजी खेलते हुए। किम तुरंत ही कॉल करके सियोंग को इन्फॉर्म कर देता है। सियोंग पूछता है कि किस स्टेशन पे हो तुम। किम बताता है कि जोंगाक स्टेशन पर, मगर वो खेल खत्म कर चुका है और यहाँ से जा भी रहा है। तो सियोंग किम को उसका पीछा करने को कहता है और कहता है कि मैं भी जल्द वहाँ पर पहुंचने वाला हूँ, तुम बस उसे अपने हाथों से निकलने मत देना। अब देखिए वो सेल्समैन एक दुकान पर जाता है, वहाँ से ढेर सारी ब्रेड खरीद लेता है और फिर एक दुकान से ढेर सारी स्क्रैच कार्ड। फिर वो एक पार्क के नजदीक एक बेघर आदमी को जगाता है और कहता है कि कब तक सोएगा, अब तो जाग जा और अपनी उधारी की जिंदगी खत्म कर ले। फिर वो अपने एक हाथ में ब्रेड और एक हाथ में स्क्रैच कार्ड दिखाकर कहता है कि एक से अपनी भूख मिटा सकते हैं और दूसरे से अपनी किस्मत बदल सकते हैं, चॉइस तुम्हारे हाथ में है कि क्या करना है। तो वो गरीब आदमी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था दोस्तों। कार्ड स्क्रैच करने पे वो हार जाता है तो वो सेल्समैन वहाँ से चला भी जाता है। फिर वो गरीब आदमी उससे ब्रेड मांगता रह जाता है, मगर वो देता नहीं और दूसरे गरीब आदमी के पास जाता है। एक के बाद वो एक गरीब आदमी के पास जाता है और उन सब के साथ वो गेम खेलता है। कोई कोई तो ब्रेड चूज करके अपना पेट भर लेता है, मगर ज्यादातर लोग किस्मत को ही आजमाना चाहते थे। दूर से ये सब कुछ किम और उसका साथी देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि देखने में तो ये भला आदमी लगता है, पता नहीं इसके पीछे का क्या राज है जो सियोंग पागलों की तरह इस आदमी के पीछे पड़ा हुआ है। फिर दोस्तों ये दोनों कुछ ऐसा देखते हैं कि बिल्कुल हैरान, वो सेल्समैन भी सारे ब्रेड को गिराता है और गरीब लोगों से कहता है कि खाने की बर्बादी आप लोगों ने की है, मैंने आपको मौका दिया था मगर आपने इसे नहीं चुना, मतलब खाने को नहीं चुना। फिर तो वो सेल्समैन उछल उछल कर ब्रेड को अपने जूतों से मसल देता है। दूसरी ओर सियोंग बड़ी तेजी से उस ओर आ रहा होता है तो ट्रैफिक पुलिस उसे रुकवा कर उसका लाइसेंस देखने को मांगती है और उस पर 60,000 का चालान काटती है। सियोंग भी चालान को लेकर बिना कुछ कहे जल्दी से निकल जाता है। फिर वो ट्रैफिक पुलिस अपने सीनियर ऑफिसर जून से कहता है कि सर बड़ी हैरत की बात है, उस आदमी ने मुझसे बहस तक नहीं की, कोई दूसरा आदमी होता तो चालान कटने की वजह से बहुत गिड़गिड़ाता या फिर गुस्सा दिखाता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। दरअसल जून थोड़ी दूरी में था दोस्तों, तो उसने सियोंग की शक्ल नहीं देखी थी, मगर उसे भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी लगती है और लाइसेंस नंबर से वो सियोंग की डिटेल्स निकलवाता है। तो जब उसकी फोटो देखता है ना तो पहचान जाता है कि अरे ये तो वही सियोंग है जिससे मैंने अपने भाई को ढूंढने में मदद मांगी थी। इधर सेल्समैन इधर उधर जा रहा होता है। किम और उसके साथी को उसके पीछे पीछे इधर उधर भागना भी पड़ता है। वो सोचते हैं कि यार इसे पकड़कर बांध ही देते हैं, ऐसे में तो बड़ी थकान हो रही है, क्योंकि अगर सियोंग को आने में देरी हो गई तो वो तब तक तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जब ये दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ जाता है और मार पीट कर इनकी हालत खराब कर देता है। और जब सियोंग लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता, मगर आसपास खून देखकर वो डर जाता है और हम एक बिल्डिंग से सेल्समैन को सियोंग पे नजर रखते हुए देखते हैं। इसके बाद वो वहां जाता है जहां उसने किम और उसके साथी को बांध के रखा हुआ है और वो उनसे रॉक पेपर सीजर गेम खेलने को कहता है और हारने वाले को रशियन रॉलेट का शिकार होना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं इस गन में गोली लगाकर घुमा दूंगा और हारने वाले की कान पट्टी पे लगा दूंगा। तो दोस्तों किम का साथी सेल्समैन के रॉक पेपर सीजर्स बोलने पे कुछ चूज नहीं करता, जिससे वो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है और तभी सेल्समैन उस पे गोली चला देता है, मगर नसीब बड़ा अच्छा होता है उसका, इस बार गोली नहीं चलती। ये देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है और नेक्स्ट टाइम गेम सही से खेलते हैं। इस बार किम हारता है तो उस पे भी गोली चलती है, मगर वो भी बच जाता है। फिर कई सारे राउंड खिलवाए जाते हैं जिसमें आखिरकार गोली किम की कन पट्टी पे चल जाती है और उसका साथी चोय जिंदा बच जाता है। इसके बाद जब सियोंग थक हार कर अपने होटल रूम वापस पहुंचता है तो वहां पहले से ही सेल्समैन उसका इंतजार में होता है, क्योंकि उसे किम के साथी चोय ने सारी बात बता दी थी। तो सेल्समैन कहता है कि तुमने तो बड़ी शिद्दत से मुझे खोजने की कोशिश की है, रीजन बता सकते हो? सियोंग कहता है कि तुम्हारा थैंक यू कहना था, तुम्हारी वजह से ही मैं इतने पैसे कमा पाया हूँ कि मैं पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर पा रहा हूँ इसे। वैसे बस मैं तुम्हारे सीनियर से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनसे एक बार मिलवा दो, मैं उसे कुछ बताना चाहता हूँ। इस पे सेल्समैन कहता है कि तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारा मैसेज आगे भेज दूंगा। लेकिन यहाँ सियोंग उसकी इंसल्ट कर देता है कि मैं तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी से वो बात नहीं कर सकता जो मुझे तुम्हारे सीनियर से करनी है, और वैसे भी तुम्हारी समझ में वो बात आएगी नहीं। इस पे वो सेल्समैन जवाब देता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचाऊँ इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है सियोंग। हाँ, सियोंग कहता है कि तुम उनके पालतू कुत्ते कैसे बने ये जानने में मुझे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारे बॉस से बात करनी है। और तब सेल्समैन कहता है कि गेम जीत कर तुम खुद को 30 मार खान समझने लगे हो क्या? तुम में और मुझ में कुछ खास फर्क नहीं है। फिर सेल्समैन रशियन रॉलेट गेम खेलता है सियोंग के साथ, जिसमें वो खुद ही मारा जाता है और गोली की आवाज को सुनकर जून अंदर आता है। दरअसल जून ने सियोंग का पता लगा लिया था और वो उससे मिलने के लिए आ रहा होता है, मगर वो गलती से होटल के दूसरे रूम में चला जाता है जहां उसे चोय बिस्तर पे बिना कपड़ों के बंधा हुआ मिलता है। उसका मुंह खोलने पर चोय उसे बताता है कि
आवाज बगल वाले रूम से आई थी। तो जून बगल वाले रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ सेल्समैन की लाश पड़ी हुई है, जिसकी पॉकेट से सियोंग एक कार्ड निकालता है। दरअसल उसी कार्ड में सेल्समैन के बॉस की इन्फॉर्मेशन होती है। अब इससे पहले कि जून सियोंग को अपनी हिरासत में लेता, चोई आकर मार के जून को बेहोश कर देता है और फिर सियोंग को सारी बात बताता है कि बॉस ने मेरी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वो जानबूझकर गेम हार गए और इस कमीने ने मेरे भाई जैसे बॉस को मार दिया। आपने अच्छा किया जो इसकी जान ले ली। सियोंग फिर उस कार्ड के पीछे देखता है जिसपे लिखा होता है 31 अक्टूबर मिडनाइट क्लब HDH। जून जब होश में आता है तो उसकी आईडी देखकर सियोंग को याद आ जाता है कि अच्छा ये तो वही आदमी है जो अपने भाई के बारे में पूछते हुए मेरे घर तक आया था। तब जून बताता है कि तुम्हें याद नहीं है, लेकिन हम उससे भी पहले मिस्ट्री आइलैंड पे मिल चुके हैं। मैं मास्क वाला बनकर अपने भाई को ढूंढते हुए वहां पर आया था। मैंने तुमसे इन्हों के बारे में पूछा था और तब तुमने कहा था कि हम लोग यहाँ पर किसी का नाम नहीं जानते। तो मैं तुम्हें बता दूं, इन्हों मेरा बड़ा भाई था। एंड अब जून प्रेजेंट में पूछता है कि तुमने ये किसकी जान ले ली। तब सियोंग सारी बात उसे समझाता है कि यही गेम के लिए खिलाड़ी को चुनता है और मैंने इसे नहीं मारा, ये खुद ही अपने गेम का शिकार हुआ है। मैं तो बस उस कमीने की तलाश में हूँ जो सालों से ओनाम के नाम से ये गेम चला रहा है। दोस्तों, ओनाम वही बूढ़ा आदमी था जिसकी सीजन 1 के एंड में ट्यूमर की वजह से मौत हो गई थी, सियोंग की आंखों के सामने वो भी। जून समझ जाता है कि ये तो मेरे भाई के बारे में ही बात कर रहा है, मगर वो ये बात सियोंग को नहीं बताता कि वो फ्रंटमैन मेरा भाई इनो ही है। पर उसे अपने भाई की फिक्र होती है और वो सियोंग से जानना चाहता है कि क्या तुम फ्रंटमैन को ढूंढकर उसे मार डालोगे क्या। तो सियोंग जवाब देता है कि उसे मारने से ये गेम हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं होने वाला, क्योंकि ओनाम ने मरने से पहले मुझे बताया था कि ये गेम उसने अपने खास क्लाइंट्स के लिए बनाया है, मुझे बस उन तक पहुंचना है। और तब जून कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर तभी जोई कहता है कि सर इस पे यकीन मत कीजिए, ये एक पुलिस वाला है और पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते। मगर जून कैसे भी करके सियोंग को मनाकर अपने साथ मिला देता है। अब सियोंग उन्हें अपने खास रूम में लेकर जाता है जहां उसने प्राइज मनी रखी हुई है। वो कहता है कि मैं इसी प्राइज मनी से उन लोगों को तबाह करूंगा, देखना अगर तुम दोनों मेरा सच में साथ दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे दूंगा। जून कहता है कि देखो मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। जोई भी कहता है कि उन्होंने मेरे सामने मेरे भाई जैसे बॉस की जान ले ली, मैं भी उनका बदला लेने के लिए आपके साथ रहूंगा। तो आगे सियोंग अपने हथियारों का जखीरा दिखाता है। दरअसल दोस्तों, सियोंग ने ये पूरा होटल ही खरीद लिया था और फिर यहाँ वो इतने दिनों से अपने मिशन की तैयारी कर रहा था। अब सियोंग जून से कहता है कि अगर तुम मुझसे हाथ मिलाना चाहते हो तो तुम्हें पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद सीन एक अम्यूजमेंट पार्क पर शिफ्ट होता है। यहाँ न्यूएल नाम की लड़की पिंक कलर की बनी कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों के साथ खेल रही होती है। ब्रेक में फिर वो मेकअप रूम में आती है तो कॉस्ट्यूम उतारती है, क्योंकि पसीने से इतनी गर्मी में उसका हाल बेहाल हो गया था। तभी एक बच्ची वहाँ पर आती है तो सभी लोग अपना फेस कार्टून कैरेक्टर्स कॉस्ट्यूम से ढक लेते हैं। वो बच्ची पिंक बनी के पास आती है और अपनी बनाई हुई ड्राइंग उसको देती है और इस दौरान वो बनी के हाथ पे कई सारे कट्स लगे हुए देखकर पूछती है कि तुमने अपना हाथ क्यों काटा। तो बनी कॉस्ट्यूम से उसे तुरंत ही ढक लेती है। तभी वो बच्ची एक पिगी को बिना उसके कॉस्ट्यूम को देखकर डर जाती है और रोती भी है। इसी बीच उस बच्ची के डैड नायोन नायोन चिल्लाते हुए वहां पर आते हैं और अपनी बेटी को हक करके उसे लेकर चले जाते हैं। और तभी न्यूएल अपने कॉलिग्स को आपस में बात करते हुए सुनती है कि इस बच्ची को ब्लड कैंसर है और इसके डैड बेचारे एक मामूली से पेंटर हैं। इन्होंने ही अम्यूजमेंट पार्क के दीवारों पे पेंटिंग्स करी थी। नायोन को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, मगर उसके डैड के पास उतने पैसे नहीं है। ये सुनकर न्यूएल को नायोन के लिए बहुत ही बुरा लग जाता है कि बेचारी क्या होगा इसका। रात में सियोंग अपने फ्रेंड डियोक्सू की मॉम की शॉप के थोड़े नजदीक जाता है। वहाँ वो आंटी को उस बच्चे शियोल के साथ देखकर इमोशनल हो जाता है। शियोल अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है दोस्तों। इसके बाद सियोंग एक एजेंट से मिलता है जिससे उसे पता चल जाता है कि साइबॉग की मॉम हाल ही में प्रिजन कैंप से आजाद हुई है, क्योंकि वो जहाँ पर रह रही थी ना, वहाँ कैदियों में टीबी की बीमारी फैली हुई थी, इसलिए उन्हें भी टीबी हो गई थी। तो सियोंग एजेंट से कहता है कि तुम किसी तरह उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाओ और पैसों की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। सियोंग के जाने के बाद एजेंट के पास न्यूएल आती है दोस्तों, जो एजेंट को पैसों की गड्डी देकर दूसरे देश में अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए कहती है। एजेंट कहता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली है न्यूएल, तुम ही सोचो माँ बाप के बिना 1 साल की बच्ची नॉर्थ कोरिया में कैसे जिंदा रह सकती है, वो भी वैसी बच्ची जिसकी माँ अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मारकर साउथ कोरिया भाग आई हो। मैं समझ सकता हूँ कि माँ के लिए अपनी बच्ची को भुला पाना पॉसिबल नहीं है, मगर अभी कोई और रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। रात में न्यूएल अपनी फैमिली फोटो देखकर खूब रोती है। वो दिन में अम्यूजमेंट पार्क में काम करती है और रात में अपनी कार में अम्यूजमेंट पार्क के पार्किंग एरिया में सो जाती है।
हर रात न्यूएल को सिक्योरिटी गार्ड परेशान करता है, उसे वहाँ से मतलब जाने को कहता है। इसलिए आज जब कोई विंडो नॉक करता है ना, तो न्यूएल कहती है कि सॉरी, मैं अभी यहाँ से जाती हूँ। मगर सामने एक सूट बूट वाला आदमी होता है जो न्यूएल को स्क्विड कार्ड देकर चला जाता है। अगले दिन की बात है, इनो की वाइफ की बरसी होती है, इसलिए जून अपने भाभी की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जाता है और कॉल पे उसकी मॉम कहती है कि बेटा ध्यान से देखना, अगर तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा होगा तो वो अपनी वाइफ की कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए जरूर आएगा। मगर फिर रात में डिनर पे जून अपनी मॉम को बताता है कि मॉम वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं आया था। तो उसकी मॉम इमोशनल हो जाती है और कहती है कि लगता है इनो हमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता, उसके दिल में हमारे लिए अभी भी नाराजगी है। शायद मैं उसकी सौतेली माँ हूं ना, इसीलिए उसे लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करती। उसने अपनी किडनी देकर तुम्हारी जान बचाई थी, मगर उसकी वाइफ जब बीमार थी तो मैं कुछ नहीं कर पाए, इसलिए वो मुझसे नाराज है। इस पे जून भड़क जाता है और कहता है कि रिश्वत लेने का फैसला उनका था, इसलिए उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार भैया खुद हैं। अगले दिन दोस्तों नायोन उदास हो जाती है क्योंकि आज पिंक बनी ने उसे चॉकलेट नहीं दिया। दरअसल उसे नहीं पता कि आज बनी कॉस्ट्यूम में न्योल नहीं बल्कि कोई और है। न्योल तो अपने सुपरवाइजर से काम से रिजाइन करने की बात कर रही होती है और जब वो काम छोड़कर जाने लगती है ना, तो उसकी नजर नायोन पर पड़ती है जो बेहोश हो गई थी और उसके डैड उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। उसे नायोन के लिए बहुत ही बुरा फील होता है, तो रात में वो नायोन से मिलने हॉस्पिटल भी पहुंच जाती है। वहाँ वो उसके डैड को पैसों का इंतजाम करने की बात करते हुए देखती है। तब न्योल सोचती है कि मैं अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाई, मगर मैं स्क्विड गेम में हिस्सा लेकर नायोन की जान बचाना चाहती हूँ। तो वो स्क्विड कार्ड पे दिए गए नंबर पे कॉल करती है और उसे बताया जाता है कि आपको 31 अक्टूबर को पिक कर लिया जाएगा। इधर सियोंग एक डेंटिस्ट की हेल्प से अपने दांत उखड़वाकर नकली दांत लगाता है और उस नकली दांत में उसने एक चिप भी लगवाई होती है, वो इसीलिए ताकि उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। इसके बाद सियोंग अपनी बेटी को कॉल करता है मगर कुछ कहता नहीं। तब उसकी माँ कहती है कोई रॉन्ग नंबर होगा। एंड दोस्तों अब स्वागत है आपका 31 अक्टूबर की रात में। सियोंग अपने आदमियों को बाहर छोड़कर खुद HDH क्लब में जाता है। आज हैलोवीन का दिन था, इसलिए क्लब में बहुत ही भीड़ होती है। जून उसी क्लब में दो पिंक गार्ड को सूट पहन के जाते हुए देखता है। फिर वो पिंक गार्ड सियोंग को अपने साथ एक व्हाइट लिमोजिन में लेकर निकल जाते हैं। तभी जून भी अपने आदमियों को उनका पीछा करने को कहता है। लिमोजिन के अंदर स्पीकर से फ्रंटमैन सियोंग से बात करता है कि इसी कार में हमने पहले भी बात किया हुआ है। मैंने 3 साल पहले तुमसे कहा था ना कि अपनी बेटी से मिलने के लिए अमेरिका चले जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और ये तुम्हारी लाइफ का सबसे गलत फैसला था। सियोंग भी फ्रंटमैन से कहता है कि गेम बंद कर दो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तुम लोगों की मजबूरी का गलत फायदा उठाकर अमीर लोगों का मनोरंजन करते हो, जो कि सही नहीं है। फ्रंटमैन कहता है कि ये गेम खेलने वाले लोग जिंदगी की बाजी पहले ही हार चुके होते हैं, वो दुनिया का फेंका हुआ कचरा होते हैं। तुम्हें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जब तक दुनिया नहीं बदलती ये गेम तो चलता जाएगा। दुनिया इसी तरह से चलती है, गरीब अमीरों के हाथों की कठपुतलियां हैं और हम दुनिया का ये नियम नहीं बदल सकते, समझे। इधर दोस्तों ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं और पीछे इनका पीछा जून और उसके साथी कर रहे होते हैं, मगर पिंक गार्ड बिल्डिंग से शूट करके उनकी गाड़ी का टायर ही पंचर कर देते हैं और फ्रंटमैन सियोंग को कन्फ्रंट भी करता है। अच्छा तो तुम मुझे अगवा करना चाहते थे। सियोंग भी समझ जाता है कि हमारा प्लान तो फेल हो गया, इसीलिए वो फ्रंटमैन से कहता है कि ठीक है, मुझे फिर से गेम खेलना है, मुझे ले चलो अपने साथ। तभी कार में नशीली गैस निकलती है जिससे सियोंग हो जाता है बेहोश। वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि जिस स्नाइपर से शूट करके जून का टायर पंचर किया गया था वो कोई और नहीं बल्कि नियोल ही थी। यानी उसने इस गेम को एज अ प्लेयर नहीं बल्कि एज अ गार्ड ज्वाइन किया था। अगली सुबह जून और उसके साथी जाते हैं उसी मछुआरे के पास जिसके साथ पहले भी जून ने मिस्ट्री आइलैंड को खोजने की कोशिश की थी। पर पार्क जून से कहता है कि अरे तुमने तो कहा था कि मैं वापस उस मिस्ट्री आइलैंड की तलाश में नहीं आऊंगा और आज देखो तुम इतने सारे हथियारबंद लोगों के साथ आ धमके हो। आखिर माजरा क्या है? मेरे बोर्ड पे होने क्या वाला है मुझे पहले बता दो। तब जून पार्क को बताता है कि सियोंग नाम का हमारा एक साथी पहले भी उस आइलैंड पे स्क्विड गेम खेल चुका है और उसे इस बार फिर से ले जाया गया है वहाँ पर, मगर उसके दांत पे ट्रैकर फिट है, तो हम उसी ट्रैकर की मदद से उस तक पहुंच जाएंगे और उसे बचा भी लेंगे, साथ ही हमें मिस्ट्री आइलैंड का पता भी चल जाएगा। पार्क कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तब तो तुम्हें बहुत तेजी से उस ओर जाना चाहिए। दूसरी ओर सियोंग की नींद स्क्विड गेम के डॉर्मेट्री में खुलती है। उसके बगल में एक लेडी होती है जो शायद साइकिक है। वो सियोंग को देखकर अजीब अजीब बातें करती है कि तुम अपने बुरे कर्मों से नहीं भाग सकते, तुम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हो, तुम्हें तो वो आत्माएं यहाँ पर लेकर आई हैं जो बदले की आग में भटक रही हैं। अगर तुम इस गेम में सरवाइव कर पाए तो बाहर मुझसे मिलना, मैं कुछ रिचुअल करके तुम्हारा ऑरा क्लीन कर दूंगी वगैरह वगैरह। सियोंग तभी नोटिस करता है कि इस बार भी उसे जो जर्सी मिली है उसका नंबर 456 ही है, ठीक पिछली बार की तरह।
तभी वहाँ पर पिंक गार्ड मैनेजर की एंट्री होती है। वो सभी प्लेयर्स का यहाँ तहे दिल से वेलकम करता है और बताता है कि यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को 6 अलग अलग गेम में हिस्सा लेना होगा। जो 6 के 6 गेम्स जीतेगा उसे इनाम में ढेर सारे पैसे मिलेंगे। तभी प्लेयर नंबर 120 जो कि एक ट्रांस वीमन है, वो कहती है कि आप तो कह रहे हो कि हमें जीतने पे पैसे मिलेंगे, मगर आप जिस तरह से हमें यहाँ पर अगवा करके लेकर आए हो, ऐसे में हम आप पर यकीन कैसे करें भला। तो मैनेजर कहता है कि माफी चाहता हूँ मगर आपकी सिक्योरिटी और गेम की पहचान छुपाने के लिए ये जरूरी था। तभी प्लेयर्स पूछते हैं पर तुमने मास्क क्यों लगा के रखा हुआ है, क्या ये कोई गैर कानूनी गेम है। मैनेजर बताता है कि ये हमारी पॉलिसी है ताकि हम अपना चेहरा और पहचान छिपा कर रख पाए, जिससे मतलब गेम का कोई भी स्टाफ किसी भी तरह से किसी भी प्लेयर की कोई मदद ना करे। तभी प्लेयर नंबर 333 कहता है आप मुझे मेरा फोन तो दे दो, मैं एक क्रिप्टो ट्रेडर हूँ और आपको पता भी है मेरे कितने पैसे लगे हुए हैं क्रिप्टो में, मुझे हर वक्त चार्ट देखना होता है। मैनेजर कहता है कि आपका MG Coin नाम से यूट्यूब चैनल था ना, जिसे आपने तब बंद कर दिया था जब आपने अपने सब्सक्राइबर्स के 152 बिलियन वॉन डुबा दिए थे। उम्र आपकी 30 साल है और कर्ज आप पे है 1.8 बिलियन वॉन, और जो आपने स्कैम किया है उसके लिए पुलिस को आपकी तलाश भी है। इसी बीच प्लेयर 196 भी थोड़ा नौटंकी कर रही होती है कि तुमने इतनी घटिया जर्सी पहनाने के लिए मेरी ब्रांडेड कपड़े उतरवा दिए, पहनाना ही था तो कोई पिंक कलर की ड्रेस पहनाते, मुझे ग्रीन पसंद नहीं है। तो उसका भी मैनेजर पोल खोल देता है कि प्लेयर 196 आप मीना है ना, आप पे 45 मिलियन का कर्ज है। वहीं प्लेयर 120 यानी कि चो का कर्ज 333 के मिलियन वॉन। 230 सुबंग तुम्हारा कर्ज 1.19 बिलियन वॉन। 198 प्लेयर यानी कि जैंग तुम्हारा कर्ज है 1.4 बिलियन वॉन। 226 तुम्हारा 1.9 बिलियन वॉन। 444 तुम्हारा 2.2 बिलियन वॉन। 343 तुम्हारा कर्ज 2.89 बिलियन वॉन और 006 तुम्हारा 3.1 बिलियन वॉन। 100 प्लेयर नंबर 100 तुम्हारा 10 बिलियन वॉन। इतना सब सुनकर सबका होश ठंडा हो जाता है कि ये लोग तो हमारी मदद करने के लिए ही हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, तो बिना कोई दिक्कत किए हमें इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। मैनेजर कहता है कि जब हम मिले थे तब भी आपने हम पे यकीन नहीं किया था, उस वक्त भी हमने आपके साथ एक गेम खेली और जीतने के बाद हमने अपने वादे के मुताबिक पैसे भी दिए, और आपको तो तभी हम पे यकीन हो जाना चाहिए था, और आपने भी जब हम पे यकीन किया तभी तो यहाँ आने के लिए राजी हुए आप। मगर फिर भी मैं एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ आप सभी को, आप चाहें तो अभी अपनी उस बेकार जिंदगी में वापस जा सकते हैं या हमारे ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। तभी एक खाली पिगी बैंक डॉर्म के ऊपर लटका दी जाती है। मैनेजर कहता है कि इसी पिगी बैंक में आपकी प्राइज मनी स्टोर होगी। हर गेम के बाद गेम के रिजल्ट के मुताबिक इसमें पैसा डाला जाएगा, और इस बार की गेम में आपको सबको एक खास मौका दिया जा रहा है जो पहले कभी नहीं दिया गया। हर गेम के बाद आप सभी से ये राय ली जाएगी कि आप गेम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर नहीं। इसके लिए आप लोगों को आपसी मतदान करना होगा और बहुमत के हिसाब से फैसला लिया जाएगा कि आगे गेम को जारी रखना है या फिर स्टॉप कर देना है। मगर हम चाहेंगे कि आप आखिर तक गेम खेलें ताकि ज्यादा से ज्यादा रकम जीत कर जा पाएं। तभी एक ओल्ड लेडी को इस भीड़ में अपना नालायक बेटा योंग सिक मिल जाता है। वो उसे मारने पीटने लगती है और कहती है, देख तेरे जुए की आदत ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, पर सुन ये गेम वे मैं खेलूंगी, तू अभी जा यहाँ से घर। तो योंग सिक कहता है, मम्मी ये कोई जुआ नहीं बल्कि गेम है, मैं बस एक गेम खेल कर चला जाऊंगा यहाँ से। इसके बाद मैनेजर सभी को कंसेंट फॉर्म पे साइन करने को कहता है और जिसे गेम छोड़ना है वो अभी जा सकता है। मगर सभी लोग कंसेंट फॉर्म पे साइन करने लग जाते हैं। इतने में MG Coin को यहाँ अपने कुछ सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं जिन्होंने उसके कहने पे पैसे इन्वेस्ट किए थे। वो लोग MG Coin से झगड़ पड़ते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छे से गेम खेलना और पैसे जीतना और फिर बाहर निकलकर चुपचाप से हमारे सारा पैसा चुका देना। यहाँ थैनोस नाम का एक रैपर भी होता है दोस्तों, उसे भी अपने कुछ फैंस मिल जाते हैं और वो लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए आ जाते हैं। मगर यहाँ तो उनके पास फोन ही नहीं है, इसलिए थैनोस कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम लोगों को जरूर सेल्फी दूंगा। साथ ही थैनोस का दिल मीना पे आ जाता है दोस्तों, वो उससे काफी फ्लर्ट वुलट करने लग जाता है, मगर मीना उसे कुछ खास भाव नहीं देती। और साथ ही यहाँ सियोंग को अपना पुराना दोस्त जंग बे मिल जाता है। वो सियोंग से काफी झमेला भी करता है कि अरे तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे, तुम्हारी मॉम की मौत का पता मुझे अपनी वाइफ से चला, बताओ ऐसे होते हैं क्या फ्रेंड, अरे बता तो देते मुझे, कोई हालचाल तक नहीं लेते तुम बताओ। फिर वो अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है कि मेरा भी मेरी वाइफ से डिवोर्स हो गया था और वो बच्चे को लेकर अलग हो गई, जिसकी वजह से मैं गलत संगत में पड़ गया और उधारी की वजह से फिर यहाँ पहुंच गया। सियोंग जंगबे से कहता है कि देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कान खोल कर सुन लेना, मेरे साथ रहना और मेरे कहने के मुताबिक ही चलना, क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है। मगर यहाँ उसकी बातों को जंगबे सीरियसली लेता ही नहीं। इसके बाद सारे प्लेयर्स को रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलने के लिए लाया जाता है। वहीं दूसरी ओर जून के साथ ही उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सियोंग की लोकेशन दिख रही होती है। पर पता है क्या दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट रिवील होता है। स्क्विड गेम वालों ने जब सियोंग को बेहोश किया था ना,
तो उसकी ट्रैकर वाली दांत निकाल कर दूसरी दांत लगा दी थी और ट्रैकर वाली दांत एक आदमी में फिक्स कर दी थी। और वो आदमी फिशिंग करने के लिए किसी दूर आइलैंड पे गया होता है और वही मिलता है जून को। इससे जून को बड़ी निराशा होती है कि लगभग आधा दिन निकल गया और हम सियोंग तक नहीं पहुंच पाए। अब क्या करेंगे हम? ऊपर से पार्क तो कहे जा रहा होता है कि अरे हमें जल्दी वापस जाना होगा, समुद्र में तूफान भी आने वाला है। एंड यहाँ दोस्तों सियोंग को भी अपने दांत में कुछ अजीब सा लग रहा होता है, तो वो दांत निकाल कर देखता है, समझ जाता है कि ये वो दांत नहीं है जो मैंने डेंटिस्ट से लगवाया था, ये तो कोई दूसरा ही दांत है और इसमें ट्रैकर भी नहीं है, यानी कि जून अब मुझे खोज नहीं पाएगा। खैर रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम के सारे रूल रेगुलेशन सभी को समझा दिए जाते हैं और गेम होता है शुरू। इन्हें 5 मिनट का टाइम दिया गया था फिनिश लाइन के क्रॉस करने के लिए और हर कुछ देर में फिनिश लाइन के उस पार एक बड़ी सी डॉल खड़ी होती है जो पेड़ की ओर मुड़ी होती है एंड तभी सभी को भागना होता है। पर जैसे डॉल सामने देखती है तो सभी को बिल्कुल रुक जाना है, अगर कोई हिला तो वो एलिमिनेट हो जाएगा जिंदगी से। सियोंग अब सामने आता है और सबको बताता है कि एलिमिनेट होने वाले प्लेयर को शूट करके मार दिया जाएगा क्योंकि डॉल के आईज में मोशन सेंसर लगा हुआ है, इसलिए सभी को मेरे कहने पे ही आगे बढ़ना है और मेरे कहने पे ही रुकना है। पर कहाँ यार, उसकी बात को कोई सीरियसली लेता ही नहीं। मगर क्योंकि उन्हें जीतना तो था ही, इसलिए वो सियोंग के इंस्ट्रक्शन पे चलते रहते हैं। इसलिए आधी गेम खत्म हो जाती है और अभी तक सभी सेफ होते हैं। मगर फिर अचानक मीना के गर्दन पे कहीं से उड़ते उड़ते मधुमक्खी आकर बैठ जाती है। तो थैनोस तो उसको बताता है कि तुम्हारे वहाँ मधुमक्खी बैठी हुई है। मीना डर कर उछल जाती है और मधुमक्खी को भगाने लगती है। फिर वो कहती है कि देखो मैं तो हिल गई पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी एक गोली आकर ठीक उसके माथे पे लगती है और उसके खून से थैनोस का चेहरा लाल हो जाता है। फिर वो मधुमक्खी उड़कर दूसरी लेडी के ऊपर बैठ जाती है और फिर एक के बाद एक लोग अपने बगल में गोली चलने से डर कर भागने लगते हैं। सियोंग तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा होता है कि कोई भागो मत, रुक जाओ। मगर एक तरह से भगदड़ी मच गई थी और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं इसमें। तब बाकी लोगों का होश ठिकाने आ जाता है और वो सियोंग की बातों को सीरियसली ले लेते हैं। सियोंग फिर कहता है कि जो लोग लंबे हैं वो सामने आ जाएं और कम हाइट के लोगों को अपने पीछे छिपा लें। इससे होगा ये कि सेंसर उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे अगर वो हल्का फुल्का हिलेंगे भी तो कोई बात नहीं होगी। पर डर के मारे फिर भी कई सारे लोग हिलकर कैमरा में डिटेक्ट हो जाते हैं और मारे जाते हैं। न्यूएल अभी नई नई शूटर बनी थी तो उससे एक गलती हो जाती है। वो एक आदमी को जान से मारने के बजाय गलती से उसके पैर पे शूट कर देती है। तब सियोंग उसे अपने कंधे का सहारा देकर फिनिश लाइन क्रॉस करवा देता है। मगर गेम खत्म होने के बाद न्यूएल उस आदमी को शूट करके मार डालती है क्योंकि वो हिल चुका था ऑलरेडी और गेम में एलिमिनेट भी हो गया था, तो वो सरवाइव कैसे कर सकता है, इसलिए उसको मार दिया गया। ये देखकर बाकी के जो पिंक शूटर होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि ये न्यू शूटर तो कुछ ज्यादा ही बेरहम है, हम होते तो उसे मारते नहीं। अगले सीन में सारे प्लेयर्स डरे सहमे अपने डॉर में बैठे होते हैं, अपने साथियों की मौत से बहुत ही सदमे में होते हैं। तभी वहाँ मैनेजर पिंक गार्ड्स के साथ आता है और फर्स्ट गेम जीतने की बधाई देता है सभी जिंदा प्लेयर्स को। फिर वो बताता है कि टोटल 456 प्लेयर्स में से 91 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं और 365 प्लेयर्स ने पहला गेम सक्सेसफुली जीत लिया है। ये सब कुछ सुनकर वो ओल्ड लेडी कहती है, मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी पाई पाई चुका दूंगी, प्लीज हमें जिंदा बख्श दीजिए, मुझे ना सही कम से कम मेरे बेटे को यहाँ से जाने दीजिए। ओल्ड लेडी का देखा देखी और भी कई सारे प्लेयर्स रहम की भीख मांगने लगते हैं। तब मैनेजर कहता है कि प्लेयर्स आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हम आपको यहाँ मरने के लिए नहीं लेकर आए बल्कि आपको एक नई जिंदगी देने के लिए आए हैं, आप लोग यहाँ से अमीर बनकर निकलेंगे। तब सियोंग सामने आता है और कहता है कि आपने तो कहा था कि हम हर गेम के बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस गेम में रहना है या फिर नहीं। मैनेजर कहता है कि बिल्कुल सही कहा आपने, पर हमने ये भी कहा था कि गेम आगे कंटिन्यू होगा या नहीं इसका फैसला मेजोरिटी वोटिंग पे होगी, तो हम वोटिंग भी जरूर करवाएंगे, मगर उससे पहले आप लोगों ने जो पैसे कमाए हैं उसको तो देख लीजिए। तभी अचानक पेगी बैंक में पैसों की बारिश होती है और मैनेजर कहता है कि पहली गेम में 91 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए, इसलिए अब तक की जमा राशि 9.1 बिलियन वॉन है। अगर आप लोग आगे गेम नहीं खेलना चाहते हो तो इस 9.1 बिलियन वॉन में से आपका हिस्सा आप लेकर जा सकते हो। जमा रकम के मुताबिक हर प्लेयर को 2,49,31,500 वॉन मिलेंगे, लेकिन हाँ अगर आप ठीक से गेम खेलेंगे तो आपको 45.6 बिलियन वॉन मिलेंगे। इसके बाद यहाँ वोटिंग का इंतजाम किया जाता है। वोटिंग मशीन में आगे गेम कंटिन्यू करने वालों को बटन ओ दबाना है, वहीं गेम क्विट करने वालों को एक्स बटन दबाना होता है। बटन दबते ही उनके चॉइस के मुताबिक उनके पसंद की साइन की पर्ची मिलेगी जिसे वो अपने ड्रेस पे पिन करेंगे। तो इस वोटिंग की शुरुआत लास्ट से की जाती है, यानी प्लेयर 456 से, यानी सियोंग से। तो सियोंग को सबसे पहले अपना वोट डालने को कहा जाता है, तो वो तो एक्स बटन को दबाकर गेम क्विट करने पे वोट देता है। इसके बाद बाकी लोग भी अपना सीरियल नंबर के मुताबिक वोट देने के लिए आ जाते हैं। जब काफी सारे वोट पड़ जाते हैं तो सियोंग रियलाइज करता है कि पैसों के लालच में लोग अंधे हो गए हैं और बहुत सारे लोग इस गेम में रुकने के लिए ओ बटन दबा रहे हैं।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो गेम क्विट नहीं हो पाएगा। इसलिए सियोंग सभी को समझाता है कि लालच मत करो, जितने पैसे बन रहे हैं उसे लेकर चुपचाप निकल जाओ, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तब कई सारे लालची लोग सियोंग पे चढ़ने लग जाते हैं कि तुम बीच में मत बोलो, तुम डरपोक हो, हिम्मत करने वालों की हमेशा जीत होती है, समझे? तुमने तो फर्स्ट गेम में भी ऐसा ही किया और हमें डरा दिया था, जिसकी वजह से हम काफी नर्वस हो गए और हम भी मरते मरते बचे हैं। इसलिए तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा होगा। और तब सियोंग को बताना ही पड़ता है कि मैं ये पापी गेम पहले भी खेल चुका हूँ, मुझे पता है कि इसका अंजाम क्या होगा, इसलिए मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, सारे लोग मारे जाओगे। तभी कुछ लोग ये सवाल खड़ा कर देते हैं कि अगर सब लोग मारे जाते हैं तो तुम कैसे बच गए? तब सियोंग कहता है कि मैं लकी था जो मैं वो गेम जीत गया, मगर सारे लोग लकी नहीं हो सकते ना। पर कुछ बोलने लग जाते हैं फिर कि अच्छा है ना, तुम्हें ये गेम खेलने का एक्सपीरियंस है तो हमारी हेल्प करो जितने बन सके तुमसे उतनी। और अगर गेम जीतने पे 45.6 बिलियन वॉन मिलते हैं तो तुम्हें दोबारा इस गेम में आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अब इससे पहले सियोंग इस बात का जवाब देता, मैनेजर उसे ये कहकर चुप करवा देता है कि बस बहुत हुआ, हम वोटिंग में और देरी नहीं कर सकते। तभी फिर से बचे हुए लोग वोट करना शुरू कर देते हैं और आखिर में वोट टाई हो जाता है, यानी जितने लोग घर जाना चाहते थे उतने ही लोग यहाँ भी रुकना चाहते थे। मगर अभी दोस्तों एक प्लेयर का वोट देना बाकी होता है। मैनेजर जब प्लेयर 001 को वोट देने के लिए बुलाता है तो हमें पता चलता है कि 001 कोई और नहीं बल्कि फ्रंटमैन ही है, और साथ ही वो ही जून का बड़ा भाई इनो है। सियोंग ने तो हमेशा उसे ब्लैक मास्क पहने हुए देखा था, इसीलिए बिना मास्क के वो उसे पहचान नहीं पाता। और फिर इन्हों गेम में रुकने के लिए बटन दबा देता है जिससे मेजोरिटी वोटिंग का फैसला ये निकलता है कि गेम से कोई भी घर नहीं जाएगा, सभी गेम को आगे जारी रखेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स को उनका लंच बॉक्स दिया जाता है। सियोंग कुछ नहीं खाता तो उसका फ्रेंड चंगबे अपने खाने में से एक चम्मच उसकी ओर करते हुए कहता है कि अरे खाने से क्या नाराजगी, पहले पेट पूजा फिर काम तुझा यार, और वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब सियोंग जवाब देता है कि पता है पिछली बार भी मेरे एक दोस्त ने ऐसा ही कुछ लाइन कहा था, मगर फिर क्या हुआ, वो जिंदा यहाँ से नहीं लौट पाया। तभी वहाँ पर प्लेयर 001 यानी इन्हो कुछ और लोगों के साथ आता है और सियोंग से कहता है कि तुम तो पुराने खिलाड़ी हो तो तुम हमें गाइड क्यों नहीं करते, तुम्हें तो अगली गेम भी पता होगी ना। तो दोस्तों सियोंग ने जब भी इन्हो की आवाज सुनी थी तो स्पीकर के थ्रू ही सुनी थी, जिसमें आवाज का बेस काफी ज्यादा बढ़ा हुआ होता था, और अब जब इन्हो उसके सामने है तो बिना किसी इफेक्ट और फिल्टर वाली आवाज के सियोंग उसे पहचान ही नहीं पाता, और ना ही वो इतना दिमाग लगा पाता है कि लास्ट टाइम भी प्लेयर 001 इस गेम का क्रिएटर था, तो इस बार भी कोई ना कोई गेम वाला बंदा ही होगा, ये वो सोच नहीं पाता। बेचारा सियोंग उसे जेन्युइन इंसान समझकर बताता है कि पिछली बार हमारी सेकंड गेम डलगोना थी, उन्होंने 4 शेप दी थी और उनमें से एक शेप को हमें बिना तोड़े अच्छे से बाहर निकालना था। जंगबे झट से पूछता है कि उन 4 शेप्स में से सबसे आसानी से किसे निकाला जा सकता है, तो सियोंग बताता है कि ट्रायंगल, और सबसे मुश्किल अम्ब्रेला था। इस पे एक बंदा कहता है कि तब तो हम सबको ट्रायंगल ही चूज करना चाहिए, मगर तभी जियोंग जिसपे 10 बिलियन का कर्ज था वो बोल पड़ता है कि नहीं, गेम से रिलेटेड बात सबको मत बताओ, अगर सभी जान जाएंगे तो सभी गेम में अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमारी विनिंग अमाउंट बढ़ नहीं पाएगी। इस पे सियोंग भड़क जाता है और कहता है कि मैं तो सबको बताऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच जाए। अब दोस्तों वो लड़का जिसकी माँ भी यहाँ पर आई है, यानी जिसका नाम योंगिक है, वो अपनी मम्मी के पास दौड़ कर जाता है ये काम बताने के लिए कि हमें नेक्स्ट गेम में ट्रायंगल ही लेना है, मगर उसकी मम्मी तो अपनी सीट पर होती ही नहीं। दरअसल वो प्लेयर 222 के पास गई होती है उसे अपने हिस्से का अंडा देने के लिए, क्योंकि दोस्तों प्लेयर 222 जिसका नाम ही है वो पेट से थी यानी प्रेग्नेंट, और उसकी चाल ढाल देखकर योंगिक की मम्मी समझ गई थी कि ये इसका 9वां महीना चल रहा है, ऐसे में उसे अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, तो वो अपने हिस्से का अंडा उसको देने के लिए गई थी। दूसरी ओर थैनोस और उसका फ्रेंड एमजी कॉइन को बुली करते हैं और बार बार एक ही बात करते हैं कि गेम से जीते हुए पैसे चुपचाप हमें दे देना, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हमने क्रिप्टो में पैसे लगाए थे और अपने इतने सारे पैसे गवा दिए। और ये बहसबाजी धीरे धीरे हाथापाई में बदल जाती है। तो चंगबे देहाओ नाम के एक जवान लड़के से कहता है कि अरे अरे जाओ इनकी लड़ाई छुड़ाओ, मगर देहाओ सोच में पड़ जाता है। तभी इन्हो सामने आता है और कहता है कि शर्म नहीं आती, तुम 2 लोग मिलकर एक को मार रहे हो, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है क्या? इस पे थैनोस और उसका फ्रेंड इन्हो को उल्टा पुल्टा बोलने लग जाते हैं कि तुम हो कौन। बस दोस्तों इन्हो के सब्र का बाण टूट जाता है और जब ये लोग कह देते हैं कि जाना बूढ़े, घर पे जाकर अपनी बीवी बच्चे संभाल। अब वो ये कह तो देते हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि इन्हो की बीवी की मौत हो चुकी है, इसीलिए वो गुस्से में इन दोनों की जमकर पिटाई कर देता है और इतना मारता है कि दिन में तारे दिखा देता है इनको। तब दोनों सॉरी बोलकर अपनी जान छुड़ा देते हैं। अब रात में सभी गार्ड्स को यानी जो सोल्जर्स थे उन सभी को अपने रूम में वापस जाने के लिए बोल दिया जाता है। न्यूएल जब अपने रूम में आती है तो उसे याद आता है कि मैंने प्लेयर्स में नायोन के डैड को भी देखा था, शायद वो अपनी बेटी के इलाज के लिए ही पैसे इकट्ठे करने यहाँ पर आए हैं और उनका नंबर 246 है। हाँ सही है।
दूसरी ओर सारे प्लेयर्स को सोने का टाइम दिया गया है और सबकी नजर पिगी बैंक पे ही होती है और कुछ तो अपनी तकलीफों को भी याद कर रहे होते हैं कि बस एक बार पैसे मिल जाए तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तभी इनो आता है सियोंग के पास बात करने के लिए और उसे बताता है कि मेरी वाइफ बहुत ही बीमार है, उसे लिवर ट्रांसप्लांट करवाना है, साथ ही वो प्रेग्नेंट भी है। डॉक्टर ने उसे अबॉर्शन की सलाह दी है मगर वो है कि मानने को तैयार ही नहीं है। उसका कहना है कि अबॉर्शन से अच्छा है कि मैं मर जाऊं और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने उसके इलाज में बहुत पैसे खर्च कर दिए पर हमें कोई डोनर नहीं मिल रहा। मैंने अपने क्लाइंट से कुछ पैसे उधार लिए हैं और सबको लगा कि मैंने रिश्वत ली है और साथ ही मुझे जॉब से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। अब ये गेम ही मेरी आखिरी उम्मीद है। इन्हों की सारी स्टोरी तो सच है दोस्तों, लेकिन उसने एक झूठ कहा कि उसकी वाइफ जिंदा है, उसे लिवर ट्रांसप्लांट करवाना है, जबकि उसकी वाइफ की तो मौत हो चुकी है। इन्हों की स्टोरी पूरी तरह से तब सच थी जब उसने लास्ट टाइम इस गेम में पार्टिसिपेट किया था और पता है क्या दोस्तों, इन्होंने अपने टाइम के स्क्विड गेम को जीता भी था मगर फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो फ्रंटमैन बन गया और अब वो फिर से सियोंग के साथ गेम खेलने को भी आ गया। पता नहीं क्या है, आगे पता चलेगा। इधर अभी तक प्लेयर्स के मर जाने पे जिनमें थोड़ी जान बची होती है उसके ऑर्गन्स को पिंक गार्ड्स निकाल कर बेचने का धंधा कर रहे होते हैं मगर जिन भी प्लेयर्स के सर पे सीधे गोली लगी जा रही थी वो तो तुरंत ही मर गए थे और सर्जरी रूम तक आते आते उनके ऑर्गन्स कोई काम नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए बस जिनमें जान थी उन्हीं के ऑर्गन्स को बेचा जा रहा था और सर पे गोली गार्ड नंबर 11 ही मार रही होती है और इसीलिए उसे ऑफिसर अपने पास बुलाते हैं और ये ऑफिसर ब्लैक कॉस्ट्यूम पहना करते हैं दोस्तों। वो नियोल से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे काम में टांग मत अड़ाना, तो नियोल उसे उल्टा जवाब देने लगती है। तब ब्लैक ऑफिसर कहते हैं कि भूल गई, 7 साल पहले मेरी नजर तुम पे पड़ गई थी जब तुम एक बहुत ही घटिया सी हॉस्पिटल के गंदे से बेड पे जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। एक स्नाइपर राइफल से पूरी टीम को खत्म करके नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया पहुंच गई एक जाबाज सोल्जर की तरह। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पे रहम आ गया और तुम्हें जिंदा रहने का मैंने एक चांस देने का सोचा। न्यूएल कहती है कि मैं इसके लिए आपके शुक्रगुजार हूँ पर मैं अपना ड्यूटी सही से कर रही हूँ। ब्लैक ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें डर है ना, ये खबर फ्रंटमैन यानी लीडर तक पहुंच गई तो क्या होगा, मगर फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जब आई थी तो तुमने कहा था मेरा बच्चा नॉर्थ कोरिया में छूट गया है, उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये कहा था ना तुमने, पर तुम बदल गई हो। इस पे न्यूएल कहती है कि मुझे अच्छे से याद है जब मैं आपसे मिली थी तो आपने कहा था मेरा काम होगा जिंदगी से हारे हुए लोगों को मारकर उन्हें मुक्ति दिलाना। तब ऑफिसर कहते हैं कि वो लोग तो ऐसे भी मरने वाले हैं और अगर हम उनके ऑर्गन से किसी को जिंदगी दे सकते हैं तो इसमें बुराई क्या है। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो पाता कि अगर न्यूएल ने अभी अभी ज्वाइन किया है तो फिर ये 7 साल पहले का चक्कर क्या है। क्या पहले भी न्यूएल यहाँ पर काम करती थी और बीच में उसने छोड़ दिया था क्या? इस सवाल का जवाब होपफुली हमें आगे मिल जाएगा। अब यहाँ थोड़ा जून को देख लेते हैं। ये जाता है पुलिस स्टेशन जहाँ चीफ जून पे काफी गुस्सा करते हैं कि तुम तो अचानक रिजाइन देकर गायब हो गए थे, तुम्हें पता भी है तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए मुझे बॉस से कितनी मिन्नतें करनी पड़ी। जून कहता है कि आपका डांटना हो गया हो तो आप मेरी बात भी सुन लीजिए प्लीज। चीफ कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी मिस्ट्री आइलैंड वाले किस्से में शामिल होना ही नहीं चाहता, मगर जून उनसे रिक्वेस्ट करता है तो चीफ जून की बात सीधे अपने बॉस से करवा देते हैं। बॉस जून से कहते हैं कि तुम्हें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है बेटा। जून कहता है कि सर मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ सिर्फ सियोंग की जान खतरे में नहीं है बल्कि सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है। बॉस कहते हैं कि तुम्हारी पूरी स्टोरी मैंने सुनी है पर बिना सबूत के मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मुझे कोई भी एक्शन लेने के लिए सबूत की जरूरत होगी। चीफ तुम इसका इस्तीफा मंजूर कर लो, ये पागल हो गया है और ये ठीक नहीं होने वाला। तब चीफ बॉस के पीछे ये कहते हुए भागता है कि सर मैं खुद इसे अच्छे से साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाऊंगा। वहीं जून कॉल करके चोई को बताता है, अरे चोई को भूल तो नहीं गए दोस्तों, किम का साथी याद होगा आपको। तो कॉल करके जून चोई को बताता है कि यार इन्होंने हेल्प देने से मना कर दिया है। चोई कहता है मैंने तो पहले ही कहा था ये पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते, हमें खुद ही कुछ करना होगा। तो जून कहता है कि हाँ हम 2 टीमें बंटकर उस आइलैंड को ढूंढेंगे तो शायद आइलैंड जल्दी मिल जाएगा। आज तेज बारिश हो रही है इसलिए आज तो कुछ किया नहीं जा सकता, अगले दिन देखेंगे। दूसरी ओर दोस्तों यहाँ सेकंड गेम हो जाता है शुरू। सबसे पहले सियोंग को ही शेप चूज करने को कहा जाता है और उसका देखा देखी सभी ट्रायंगल चूज कर लेते हैं, मगर जब वो देखता है कि ट्रायंगल के अंदर तो अलग से ढेर सारे ट्रायंगल बने हुए हैं तो सियोंग की हालत खराब हो जाती है। ऊपर से बाकी के प्लेयर्स उस पे चढ़ने लग जाते हैं कि तुम्हारे हिसाब से ये इजी शेप है क्या, तुमने तो हमारी वाट लगा दी। मगर तभी सियोंग की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये तो बस मेरा बुरा सपना था। खैर दोस्तों सुबह हो जाती है और कुछ ही देर में गेम शुरू भी होने वाला है, मगर उससे पहले ही जाती है एमजी क्वाइन के पास और उसका सूजा हुआ चेहरा देखकर कहती है अच्छे लग रहे हो। एमजी ही को वहाँ देखकर चौंक जाता है और कहता है तुम भी यहाँ पर आई हो। तो ही कहती है कि तुम्हारे कहने पे मैंने भी अपने पैसे क्रिप्टो में लगाए थे। एमजी पूछता है कि तुमने अबॉर्शन तो करवाया है ना, तो वो कहती है कि नहीं। अब एमजी उसको डांटने लगता है कि तुम पागल हो,
तुम्हें मैंने कहा था ना अबॉर्शन करवा लेना। ही कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हें बाप का फर्ज नहीं निभाना होगा, मैं अपने बच्चे के लिए खुद ही काफी हूँ। ओहो, तो अब लगता है दोस्तों ये दोनों पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और प्रेग्नेंट करने के बाद एमजी ने ही से रिश्ता तोड़ दिया। मगर वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती है और ये गेम जीतकर उसको एक बढ़िया लग्जरी लाइफ देना चाहती है। आइए सेकंड गेम की बारी में आपका स्वागत है और स्पीकर से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ये गेम एक टीम गेम है। 10 मिनट में 5-5 प्लेयर्स की टीम बना लीजिए। टीम गेम का नाम सुनकर सभी समझ जाते हैं कि गेम बदल दी गई है, ये डलगुना गेम नहीं है। इस बात से बहुत सारे लोग सियोंग का मजाक उड़ाते हैं कि हाँ, बड़ा आया था बताने वाला, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब देखो इसने जो गेम कहा था वो गेम है ही नहीं, कोई और ही गेम है। सभी लोग इसके बाद अपने अपने ग्रुप में ताकतवर लोगों को शामिल करने की सोचते हैं ताकि उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएं। ही के पास एमजी आता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। यहाँ लोग स्ट्रॉन्ग लोगों को ही अपनी टीम में ले रहे हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी को कोई अपनी टीम में नहीं लेगा। मगर ही को जब हॉस्पिटल में एमजी ने अकेला छोड़ दिया था तभी उसने फैसला कर लिया था कि मेरे लिए एमजी मर चुका है, इसीलिए अब वो उसकी कोई मदद नहीं लेना चाहती। वो जाती है सीधे सियोंग के पास। उसकी टीम में सियोंग, इन्हो, देहाओ, जनबे और एक नया लड़का आया होता है, पर तभी ही उन्हें बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कोई मुझे अपनी टीम में नहीं ले रहा। तो ये लोग उसको ले लेते हैं अपनी टीम में, मतलब इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों। जल्द ही टीम सेलेक्ट करने का टाइम खत्म हो जाता है और सेकंड गेम का नाम अनाउंस किया जाता है, 6 लेग पेंटाथलन। दोस्तों यहाँ थोड़ा नाम में प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। टीम के सारे प्लेयर्स के पेयर आपस में बंधे होंगे। हर 10 मीटर के बाद एक पड़ाव होगा जिसमें टीम का एक मेंबर एक मिनी गेम खेलेगा, जिसे जीतने पे ही टीम आगे जाएगी। और मिनी गेम्स में होंगी लद्दाखजी, फ्लाइंग स्टोन, गोंगी, स्पाइनिंग टॉप और जेगी। जीतने के लिए आपको 5 मिनट में पांचों गेम जीतकर फिनिश लाइन क्रॉस करना होगा और हर मिनी गेम में टीम के अलग अलग प्लेयर्स को खेलना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि कोई एक ही मेंबर सारे गेम खेल ले। ये सुनकर जंगबे कहता है कि अच्छा हुआ हमने अपनी टीम में ही को ले लिया, वो लड़की है तो गोंगी खेलना तो जानती होगी। मगर ही कहती है कि मुझे नहीं आता, तो जंगबे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तब देहाओ कहता है कि मैं अपनी बहनों के साथ बड़ा हुआ हूँ तो मुझे गोंगी खेलना आता है। इसके बाद सभी बातें करने लग जाते हैं कि मैं किस गेम को अच्छे से खेल सकता हूँ वगैरह वगैरह। ही कहती है कि मैं दादाक जी अच्छे से खेल लूंगी, क्योंकि स्टेशन पे जब सेल्समैन ने मेरे साथ वो गेम खेला था तब भी मैं बहुत बार जीती थी। जंगबे फ्लाइंग स्टोन खेलने को तैयार हो जाता है। इसके बाद सियोंग इन्हो से पूछता है और तुम? तो इन्हो कहता है कि मैं तो कोई सा भी गेम खेल लूंगा सियोंग। ये सुनकर सियोंग हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो वो झूठ कह देता है, मैंने शायद तुम्हारे दोस्त को तुम्हारा नाम लेते हुए सुना था। फिर ये दोनों आपस में बात करके डिसाइड करते हैं कि सियोंग जेगी खेलेगा और इन्हो स्पिनिंग टॉप। तो पहले टीम 1 और टीम 2 के साथ गेम शुरू की जाती है। तो बाकी की टीम आराम से बैठकर उनके गेम को देखते हैं और सोचते हैं कि हम इनसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये सारे गेम तो बच्चों वाले ही हैं, मगर इतने प्रेशर में खेलने में सबकी हालत खराब हो रही है। कुछ लोगों की तो पतलून गीली हो जाती है और इन्हें देखकर बाकी लोगों की भी हालत और ज्यादा खराब। और इतना ही नहीं, कुछ ही देर में हारने वाली टीम को सबकी आंखों के सामने धाड़ 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 गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। इसके बाद कुछ गार्ड लाशों को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। वो खासकर नोटिस करते हैं कि कौन अभी पूरी तरह से मरा नहीं है, और जो मरा नहीं होता ना उसे वो जिस कॉफिन में रखते हैं उसमें एक मार्क बना देते हैं। मगर तभी गार्ड 11 कॉफिन खुलवाकर उसके सर पे गोली मारकर पूरी तरह से उसे मार देती है। ये देखकर ब्लैक ऑफिसर को गार्ड 11 पे बहुत ही गुस्सा आता है। एंड इसके बाद जिस टीम की बारी आती है उसे सब ने अपनी टीम में लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें सब बहुत ही कमजोर समझ रहे होते हैं। तो इन कमजोर लोगों ने आपस में मिलकर खुद की एक टीम बना ली और इस ग्रुप की लीडर थी वही ट्रांस वीमन जिसका नाम हयून था, और उसके साथ वो डरपोक सी लड़की मी। तो हयून उसे खूब मोटिवेट करती है कि तुम बहुत बहादुर हो, खुद पे यकीन करो, अच्छे से गेम में परफॉर्म करो। वहीं वो ओल्ड लेडी यानी योंगसिक की मॉम खुद को ही मोटिवेट किए जा रही होती है कि मैंने कोरियन वॉर में सर्वाइव किया है, मैं हारने के लिए बन ही नहीं हूँ। ये देखकर तो योंगसिक भी कहता है कि मैं अपनी बहादुर माँ का बहादुर बेटा हूँ। ये लोग तो कमजोर दिखते ही हैं, मगर जो साइकिक नियो थी ना वो हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाती थी, मगर अभी उसकी हालत बहुत ही खराब पड़ी हुई है। और जैसे गेम शुरू होने का अनाउंसमेंट होता है वैसे ही दोस्तों, सॉरी यार, एपिसोड 4 खत्म हो जाता है, यानी कि हमने 4 एपिसोड्स देख लिए हैं। रुकिए जरा, आपको क्या लगता है इनकी कमजोर टीम जीत पाएगी या फिर नहीं? और फिर सियोंग की टीम का क्या होगा? इसके अलावा सियोंग जिस मकसद से दोबारा इस गेम में आया है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? वहीं इन्होंने इस गेम में फिर से पार्टिसिपेट क्यों किया है? क्योंकि वो तो फ्रंटमैन है, और वो सियोंग से इतनी दोस्ती क्यों कर रहा है? वो आगे सियोंग को किस तरह से धोखा देगा भी या फिर नहीं, ये देखने लायक होगा। वहीं जून क्या मिस्ट्री आइलैंड तक पहुंच पाएगा और अपने बड़े भाई से दोबारा मिल पाएगा? न्यूएल यानी गार्ड 11 का क्या सीन है दोस्तों, सब कुछ मिलेगा आपको
आगे के एपिसोड में। बस आप बने रहिएगा क्योंकि हम आपको पूरा फील देंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।